वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की कहानी 300 साल बाद फ्यूचर में बेस्ड है, जहां सब कुछ पानी में डूब चुका है, यानी कि पोस्ट एपोकलिप्टिक वाली सिचुएशन है। यहाँ लोग एक ऐसे तूफान से परेशान हैं जो लगातार चले जा रहा है, मतलब कभी भी नहीं हटता और ना ही कम होता है। अब इस तूफान का क्या राज है, इस वर्ल्ड में लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। स्वागत है आपका। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 300 साल पहले पृथ्वी को पूरी तरह से पानी ने अपने अंदर समा लिया था। इस घटना को सभी ग्रेट फ्लड के नाम से जानते हैं। वैसे इस फ्लड में दोस्तों कई लोग मारे गए और साथ ही पूरी दुनिया एकदम से बदल गई। आज के समय में चारों तरफ बस पानी ही पानी है, पर साथ ही कुछ आइलैंड्स हैं जिनमें लोग रहते हैं और इन सभी आइलैंड्स के अलग अलग नाम है। पर इस एपोकलिप्टिक दुनिया में दोस्तों एक ऐसा शहर है जिसकी दीवारें सबसे ज्यादा ऊंची है। इस शहर का नाम है अर्गोस। असल में लोगों की मुसीबत सिर्फ पानी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो कभी खत्म नहीं होता। इस तूफान के बादल पूरे समंदर में चारों तरफ मंडराते रहते हैं। ये दिक्कत है, हमेशा इन बादलों में बिजली चमकती रहती है। ये तूफान काफी सालों से ऐसे चलते आ रहे हैं। तो अर्गोस की ऊंची दीवारें तूफान और पानी से वहां के लोगों को बचा कर रखती है। मतलब कि सबसे ज्यादा ऊंची और शक्तिशाली जगह अर्गोस ही है, जहां जाने का लोग सपना देखते हैं। अर्गोस पर फाउंडर्स नाम के लोग राज करते हैं दोस्तों, जिनके लीडर का नाम है टोरास। अब अर्गोस सभी आइलैंड को मौका देता है कि वो अर्गोस में शामिल हो सके, मगर इसके लिए अर्गोस एक तरह की रेस करवाता है जो कि पानी में होती है। इस रेस में हर आइलैंड से एक राइडर भाग लेता है। जिस आइलैंड का राइडर इस रेस को जीतता है, उसे और उसके आइलैंड के लोगों को अर्गोस की सिटीजनशिप दी जाती है, यानी कि वो लोग अर्गोस में रह भी सकते हैं और यहाँ आ जा भी सकते हैं। बाकी हारने वाले आइलैंड के लोगों को अर्गोस की आर्मी उस आइलैंड से भगा देती है। मतलब हारने वाले आइलैंड को खाली करवाकर उन लोगों को समंदर में भेज दिया जाता है। बाकी इसके बाद ये अर्गोस किसी तरह की खुदाई वगैरह करते हैं उन आइलैंड पे। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना? एक चीज होके देखिए, थोड़ा देर बने रहिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब इस रेस को स्टॉर्म राइडर रेस बोला जाता है। कहते हैं कि एक बार एक राइडर जिसका नाम हैमरहेड है, उसने रेस में भाग लेने के बहाने तूफान के उस पार जाने की कोशिश करी और जब वो तूफान के बीचों बीच पहुंचा तो उसके ऊपर बिजली गिर गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और हैमरहेड तूफान के दूसरी तरफ पहुंच गया। कहा जाता है कि तूफान के दूसरी तरफ अच्छी खासी जमीन मौजूद है और वहां पे अच्छे से रहने की सारी सुविधाएं मौजूद है। पर दिक्कत तो ये ना, तूफान को पार करना नामुमकिन है दोस्तों। सभी हैमरहेड को एक हीरो मानते हैं। अब हैमरहेड कहाँ है ये किसी को नहीं पता। बाकी फाउंडर्स खासकर की टोरास हैमरहेड को गद्दार मानता है और वो ये कोशिश में रहता है कि कोई भी उस तूफान को पार करने की कोशिश ना करे। अब फाउंडर्स लोग ये रेस क्यों करवाते हैं, फिर हारने वाले आइलैंड को खाली करवा के वो उसमें खुदाई क्यों करते हैं, तूफान के उस पार कुछ है भी या नहीं, हैमरहेड कौन है, इन सभी सवालों के जवाब बस आपके इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। इन्हीं छोटे छोटे आइलैंड्स में से एक आइलैंड है फिग आइलैंड, जहाँ से इस बार एक स्टॉर्म राइडर जिसका नाम लेजर है वो हिस्सा लेने वाला है और उसकी अना नाम की एक बेटी है। वैसे लेजर की बात करूं तो हैमरहेड की कहानी और हैमरहेड पर वो काफी विश्वास करता है और उसका भी मानना है कि तूफान की दूसरी तरफ सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो वो अब इस रेस में शामिल होता है दोस्तों। रेस शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी अलग बोट्स लेकर आए होते हैं पूरी तरह रेस करने के लिए। जोरदार रेस चलती है जिसको टोरास भी देख रहा होता है। अब इस रेस को क्या था कि लेजर जीतने वाला होता है कि तभी वो फिनिश लाइन पार करके आगे तूफान की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसका लक्ष्य रेस जीतना नहीं दोस्तों, बल्कि वो तूफान के पार जाने का है, इसलिए वो पूरी तेजी के साथ तूफान की तरफ बढ़ता है। पर जैसे ही वो तूफान के करीब पहुंचता है ना, वैसे एक बिजली उसकी बोट पे गिर जाती है और लेजर की बोट जलकर टूट जाती है। उसकी भी मौत हो जाती है दोस्तों, जिससे बेचारी अना बड़ी दुखी होती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी थी, फिग आइलैंड के राइडर ने नियम तोड़ा। राइडर अपना लेजर था ना, तो लेजर ने नियम तोड़ा और तूफान की तरफ जाने की कोशिश की। तो जो फाउंडर्स थे वो फिग आइलैंड पे 10 साल का बैन लगा देते हैं, यानी कि 10 सालों तक वो इस रेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मतलब उनके लिए अर्गोस में जाने का भी कोई चांस है ही नहीं अगले 10 सालों तक। बाकी जो आइलैंड्स हार गए थे उन्हें खाली करवाकर उनके लोगों को समंदर में भेज दिया जाता है और उनके आइलैंड में बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दी जाती हैं खुदाई करने के लिए। इधर फिग आइलैंड में अना के पिता की मौत के बाद उसका दोस्त नेब उसके साथ रहता है, जो कि अना की हर तरफ से मदद करता है। वैसे उसकी बात करूं तो वो अपने पिता और ग्रैंडफादर के साथ रहता है। अब इस तरह अना भी नेब के साथ उसी के घर में रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसको बड़ा होकर अपने पिता का सपना पूरा करना है। उसे भी उस तूफान के पार जाके देखना है कि वहाँ पे क्या है। सीन वापस अर्गोस शहर पे जाता है, जहाँ पर रेस में हिस्सा लेने और इसके जरिए लोगों को अर्गोस में आने जाने का मौका देने का ढोंग चल रहा है। हाँ दोस्तों, असल में खेल तो कुछ और ही है। टोरास अपनी कमांडर मारिया से इसी बारे में बात कर रहा होता है कि हम ये रेस वगैरह क्यों करवा रहे हैं, क्या हम इन आइलैंड्स पे हमला करके इन पे कब्जा नहीं कर सकते। तो इस पर मारिया कहती कि नहीं, आपके पास चंद हजार लोगों की आर्मी है और आइलैंड में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लाखों में। अगर सभी ने क्रांति कर दी तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। टोरास कहता है कि तो फिर जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, बल्कि अब एक और काम करो, इस रेस को साल में और ज्यादा बार करवाओ और साथ ही ऐलान करवा दो कि हर आइलैंड से 2 राइडर्स हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह इन्हें उलझा के रखो, क्योंकि हमें वो लाइफ एलिमेंट हर हाल में और ज्यादा चाहिए। दरअसल दोस्तों मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये फाउंडर्स लोग रेस के बहाने अलग अलग आइलैंड पे खुदाई करके एक सोर्स को निकाल रहे हैं, जिसे ये लोग लाइफ एलिमेंट बोलते हैं। और इस लाइफ एलिमेंट की खासियत यह है कि ये इंसान की उम्र को बढ़ाता है, यानी कि एक तरह
तरह से इंसान को अमर रखता है। उसे ना तो बुढ़ापा आता है, ना ही उसे कोई बीमारी लगती है। कहते हैं कि टोरास इसी लाइफ एलिमेंट की वजह से आज तक जिंदा है। उसकी उम्र देखी जाए तो वैसे तो 300 साल से भी ज्यादा होगी और उसको लगातार लाइफ एलिमेंट की जरूरत है, इसीलिए तो वो ढूंढ रहा है उसको, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो उसको डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और उसके सभी साथी फाउंडर्स इस लाइफ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो असली बात यह है इस रेस के पीछे। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, नेब बहुत छोटा है, तो तूफान के आइलैंड के करीब आने पे उसको एक पेड़ पे चढ़कर देख रहा होता है वो कि तूफान कैसे आ रहा है। और तभी एक जोरदार बिजली उसके ऊपर गिर जाती है और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश। इस पॉइंट पर नेब को उसके दादाजी उठा के लेके जाते हैं और जिस पेड़ पे वो चढ़ा था ना नेब, उसकी लकड़ी को काट कर वो एक अजीब सा लिक्विड निकालते हैं, जिसे पहले वो नेब के चेहरे पे लगाते हैं और फिर वो वापस से उठ जाता है, मतलब जिंदा हो जाता है। और दोस्तों, यही लिक्विड है लाइफ एलिमेंट जो इंसान को मौत से वापस खींच लेता है। नेब पे तो जोरदार बिजली गिरी थी, उससे भी नेब को कुछ शक्तियां मिलती हैं और अब नेब को कुछ विजन्स दिखने लग जाते हैं, कुछ पास्ट के और कुछ फ्यूचर के। नेब को वो समय दिख जाता है जब ग्रेट फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया था पूरी दुनिया में, लेकिन नेब समझ नहीं पाता कि उसे ये हो क्या रहा है, ये चीजें दिख क्यों रही हैं। नेब को हमेशा हैमर हेड भी दिखाई देता रहता है दोस्तों, जिससे वो थोड़ा डरा हुआ रहता है कि मुझे उसके विजन्स क्यों आ रहे हैं। सीन वापस अर्गोस की तरफ जाता है, जहाँ टोरास का एक टेक्नीशियन उसे की देता है, तो फिर वो उसको एक जगह लगाकर घुमाता है तो दूर पानी के अंदर खड़ी सबमरीन अचानक से चालू हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ही वो ऑन होती है और फिर वापस से ऑफ। टोरास टेक्नीशियन से कहता है कि तुमसे बताओ, एक की नहीं बन रही है। अरे हमें उस तूफान को कंट्रोल करना है, जल्दी से की बनाओ। अब ये की का क्या मसला है दोस्तों, इस पे भी बने रहिएगा। और यहाँ पे वो तूफान को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, यानी उसके पास कुछ तो है, कोई यंत्र वगैरह। खैर, टोरास का टेक्नीशियन सही की नहीं बना पा रहा है, इसीलिए सजा के तौर पर उसको टोरास अर्गोस की ऊंची दीवार से नीचे फेंकवा देता है, जिससे साफ है उसकी मौत होगी। दूसरी तरफ अना और नेब साथ में बड़े हो जाते हैं, दोनों बचपन से साथ हैं, तो दोनों अब एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। पर अना तो आज भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है और नेब को तो दोस्तों आज भी वो अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं अभी भी, जिसके पीछे की असली वजह क्या है उसको नहीं पता चल रही है। अब अना हर रोज स्टॉर्म राइडर रेस की प्रैक्टिस करती है, जिसमें नेब उसका साथ देता है। तो इन दोनों को ही टोरास की जनरल मारिया देख लेती है। मारिया का काम है दोस्तों आइलैंड्स पे जाकर उन्हें बताना कि वो इस बार रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब नेब और अना के बड़े होने के साथ 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्योंकि 10 साल का बैन लगा था ना इन लोगों पे, अब ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लोग फिग आइलैंड से थे, अब ये भी रेस लेंगे। ओके, तो मारिया अना और नेब को इस रेस में शामिल होने का इन्विटेशन देती है, क्योंकि वो दोनों को बहुत ही अच्छा रेसर मानती है। खासकर उसकी दिलचस्पी नेब में ज्यादा होती है। मारिया नेब से ये भी कह देती है कि मुझे तुम्हारे विजन्स के बारे में सब पता है, अपना ध्यान रखो लाडले। नेब के दादाजी वो भी मारिया को जानते हैं दोस्तों, और उन्हें मारिया वैसे कुछ खास पसंद नहीं है। अब अना को तो अपने पिता का सपना पूरा करना है, उसे कुछ भी करके उस तूफान के उस पार जाना है, तो वो रेस में शामिल होने के लिए हो जाती तैयार। अब अना वहाँ जा ही रही होती है तो नेब भी उसके साथ जाएगा, पक्का है, दोनों प्यार करते हैं, साथ में है। पर अना उससे कहती है, देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं कामयाब नहीं होती हूँ तो तुम्हें मेरा ये सपना पूरा करना होगा। नेब उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा यार। अभी दोस्तों आपको एक चीज बताता हूँ, नेब को आजकल एक अजीब विजन आ रहा है दोबारा, और वो अपने विजन में हैमर हेड के साथ एक लड़की को भी देखता है जो कि उसका रेड ड्रेस में इंतजार कर रही है एक जगह पे। खैर, जल्द ही स्टॉर्म राइडर्स की रेस होती है शुरू, जिसमें नेब और अना दोनों ही मौजूद होते हैं। दोनों ने ही अपनी बोट को काफी हाईटेक बना लिया होता है ताकि वो तूफान को पार करके उस पार जा सके। अब फिग आइलैंड से दो लोग 10 सालों के बाद रेस में हिस्सा ले रहे हैं, और जो अना के पिता लेजर ने किया था 10 साल पहले, उससे रेसर्स को रोकने के लिए टोरास ने एक गार्डियन को रखा होता है जो कि रेसर्स को तूफान की तरफ जाने से रोकेगा। बाकी उसका ये भी काम है कि वो जितने भी लोगों को इस रेस के दौरान मार सकता है उन्हें मार दे, यानी कि ये रेस आसान नहीं होने वाली दोस्तों। फिर भी इस रेस में अना और नेब काफी अच्छी तरीके से सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर लेजर की तरह जब अना फिनिश लाइन को पार करके पहुंचती है तो वो चलती जाती रुकती नहीं। अना ने अपनी बोट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए होते हैं, जिससे तूफान के करीब पहुंचने पर बिजली जब अना के ऊपर गिरती है ना, तो उससे बोट की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। मतलब कि अना की बोट आसमान से गिरने वाली बिजली से पूरी पावर खींच लेती है और उससे और तेज आगे बढ़ती है। ये देखकर गार्डियन दूसरी तरफ से जाता है और वो अपनी बोट से कुछ इस तरह अना की बोट पे टक्कर मारता है दोस्तों कि अना की बोट बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाती है, और साथ ही उसमें जोर का धमाका भी होता है। अब जब उसकी बोट में ऐसा धमाका होता है तो नेब तुरंत अपनी रेस छोड़कर सीधे पानी में कूद जाता है और फिर अना को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन वो सांस नहीं ले रही होती है। नेब की हालत खराब हो जाती है कि क्या हो गया इसको। सीन होता है कट, और अब हम नेब को एक अलग सी जगह में देखते हैं जो कि अर्गोस में है दोस्तों। वहाँ पे मारिया भी मौजूद है। तो मारिया नेब से कहती है, ये इतना आसान नहीं है जितना कि अना ने समझा। मुझे दुख है उसके साथ जो भी हुआ, लेकिन नेब तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर पाया। वो आगे कहती है,
कि सिर्फ तुम या तुम्हारे लोग ही तूफान के पार नहीं जाना चाहते, बल्कि मैं और मेरे जैसे लोग भी जाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे टोरास का राज खत्म हो जाए। और वो तभी होगा जब सभी तूफान के उस पार जाएंगे। वो आगे बताती है कि जब फ्लड आया ना, सब कुछ डूब गया था, तो बचे हुए आइलैंड्स में जो लोग थे वो एक देवी को पूजते थे। आज भी उनका मानना है कि वो देवी है जो इस तूफान के रूप में उनको देखती है। वैसे मैं ये सब अंधविश्वास मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तूफान असल में टोरास ने बनाया। उसके पास एक सबमरीन भी है जिसका नाम टाइटन है, और इस तूफान के जरिए वो यहाँ के लोगों को यहीं पे कैद रखना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। उनसे रेस करवाने के बहाने वो लाइफ एलिमेंट की तलाश करवाना चाहता है। कई साल पहले की बात है, टोरास के खिलाफ एक इंसान ने क्रांति की और खड़ा हुआ। उसका नाम था सिक्स ने किसी तरह अर्गोस के मंदिर में घुसकर उस की को चोरी कर दिया था, जिसकी मदद से टाइटन के पावर को कंट्रोल किया जाता है। टाइटन वही सबमरीन, मतलब कि वो की समझ लो उस तूफान की रिमोट कंट्रोल है। अब वो की नहीं है तो आज भी टोरास उस चाबी को बनाने की कोशिश कर रहा है। तूफान के उस तरफ जाना पॉसिबल नहीं है और यहाँ से की को इस्तेमाल कर पाना आसान नहीं है, इसलिए सही की नहीं बन पा रही है। बाकी उस चाबी को हासिल करने के बाद सिक्स ने कई बार तूफान को पार करने की कोशिश करी, ताकि वो टाइटन तक पहुंचकर उस की के जरिए तूफान को बंद कर सके, पर वो कामयाब नहीं हुआ। बाकी रही देवी वाली बात, तो मैं किसी देवी पे विश्वास नहीं करती, मगर जब से तुम्हारी तरह मुझे भी बिजली की चपेट में आने की वजह से भविष्य अतीत देखने को मिला है ना, तो मुझे विश्वास हो गया है कि कोई देवी जरूर है। और इस पॉइंट पर दोस्तों मारिया नेब को अपना चश्मा हटाकर अपनी आंखें दिखाती, जो कि थोड़ी सफेद है। नेब की आंख भी इसी तरह हो जाती है। जब वो विजन्स देखता है तब उसे मारिया की बातों पर यकीन हो जाता है कि ये भी मेरी तरह होगी पक्का। अब नेब मारिया से सवाल करता है कि सिक्स का क्या हुआ, वो अभी कहाँ पे है। मारिया कहती है कि सिक्स ने टोरास और उसकी आर्मी से बचने के लिए खुद को एक आइलैंड में छुपा दिया, जहाँ वो आज भी नाम बदल कर रह रहा है। और जिस हैमरहेड की कहानी लोग बताते हैं ना, वो भी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी ही हैं। तुम्हारे दादाजी ही सिक्स हैं। मतलब दोस्तों नेब के दादाजी ही सिक्स हैं, जिन्हें लोगों ने हैमरहेड का नाम दिया। और लोग मानते हैं कि हैमरहेड तूफान के पार जाकर कहीं गायब हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हैमरहेड पर बिजली गिरी और वो पानी में गिर पड़ा। उसे सभी ने मरा हुआ समझ लिया, पर सिक्स उर्फ हैमरहेड यानी कि नेब के दादाजी, उन्होंने खुद को फिग आइलैंड में छुपा लिया। अब अपने दादाजी का ये सब सच जानकर नेब तुरंत फिग आइलैंड पे अपने दादाजी के पास जाता है और अपने दादाजी से इस बारे में पूछता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें सच पता चल गया, चलो ये अच्छी बात है, पर मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटा। बाकी अब जब तुम्हें पता चली गया है तो सिर्फ तुम मेरा सपना पूरा कर सकते हो, और ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, सब लोगों की उम्मीदें हैं जो राह देख रहे हैं इस तूफान के बंद होने का। इस लड़ाई को तुम मेरे लिए या आना के लिए नहीं, बल्कि हम सब लोगों के लिए लड़ो। और अब नेब के पिता और दादाजी उसकी बोट को मॉडिफाई करने में उसकी मदद करते हैं, और साथ ही नेब को उसके दादाजी ट्रेनिंग भी देते हैं। वो नेब को दिखाते हैं कि कैसे तूफान और लाइट की पावर का इस्तेमाल करके तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। वो कहते हैं कि इस गिरी हुई बिजली से बचना नामुमकिन है बेटा, खास तौर पर जब तूफान के बीचों बीच तुम रहोगे। असल में दोस्तों बात यह है कि नेब को फिर से मौका मिलने वाला है रेस में, और वो जाएगा फिग आइलैंड की तरफ से, और इस मौके को नेब गवाना नहीं चाहता। वैसे इस रेस पे नेब पर टोरास की नजर भी होती है। उसने गार्डियन की एक पूरी टीम को नेब को हराने के लिए लगा के रखा होता है, लेकिन नेब उन सभी को चकमा देकर बड़े ही आराम के साथ उस रेस को जीत जाता है। पर तभी उसकी नजर उस गार्डियन पे जाती है जिसने अना की बोट से अपनी बोट टकराई थी ना, वही। तो नेब उस गार्डियन की तरफ जाने लग जाता है, और एक पॉइंट पर दोनों की बोट टकराकर टूट जाती है। नेब वापस से पानी में गिर जाता है, लेकिन वो उस गार्डियन को पानी में ही मार डालता है। दूसरी तरफ ये देखकर टोरास एकदम से बौखला जाता है। उसे अपने एक जासूस से पता चल चुका है कि सिक्स कहीं और नहीं गया बल्कि फिग आइलैंड पे ही है। और फिर वो इस बारे में मारिया से कहता है कि तुम इतना नहीं पता लगा पाई, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। तो मारिया कहती है कि टोरास कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ना होती तो तुम्हारे असली चेहरे के बारे में सभी को बता देती ना, कि कैसे अपने फायदे के लिए और लाइफ एलिमेंट के लिए तुम ये रेस करवा रहे हो। तो टोरास मारिया से कहता है कि तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना तो मौत होगी सीधे तुम्हारी। इसी बीच दूसरी तरफ ने पानी के अंदर से होते हुए अर्गोस के मंदिर में जाता है, जहाँ का रास्ता उसे पहले ही मारिया के साथी ने बता दिया था, मतलब रेस शुरू होने से पहले। तो नेब मंदिर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे मारिया मिलती है। मारिया उससे कहती है टोरास को लगता है कि तुम मर चुके हो और यही सही मौका है तुम्हें वो सपना पूरा करना अपने दादाजी का। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब तुम उस लायक हो चुके हो कि तुम हैमरहेड के टाइटल को संभाल पाओ। टोरास को मुझ पे शक हो चुका है, इसलिए तुम्हें कल ही ये करना होगा, और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक बोट का इंतजाम कर लिया है जो कि ज्यादा मॉडिफाइड है। और अब अगले दिन नेक अचानक से बोट के साथ समुद्र में दिखता है। उसने अपने दादाजी का दिया हुआ हैमरहेड सूट भी पहना होता है, जिसको देखकर टोरास बौखला जाता है, और वो अपनी पूरी गार्डियन की टीम को ऑर्डर देता है कि मार डालो नेब को। साथ ही उसने अपनी आर्मी के कुछ लोगों को फिग आइलैंड भेज दिया होता है ताकि वो नेब के दादाजी सिक्स यानी कि हैमरहेड को अरेस्ट कर सके। और इधर जब नेब पे हमला होता है तो नेब
नेब का साथ देने के लिए क्रांतिकारियों की सेना आ जाती है, जिन्हें मारिया ने इकट्ठा करके रखा हुआ था पहले से नेब की मदद करने के लिए। और फिर ये सभी लोग टोरास के खिलाफ हो जाते हैं। नेब तो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ से मिसाइल्स और गोलाबारी होती रहती है। नेब बड़ी चालाकी के साथ इन सब से बचते बचते तूफान की तरफ बढ़ रहा होता है। काफी होशियारी के साथ बिजली की शक्ति को इस्तेमाल करके और तेज स्पीड के साथ तूफान की तरफ जाता है। लेकिन इसी बीच उसको वही विजन्स दिख जाते हैं, जैसे कि वही लाल कपड़ों वाली लड़की और साथ ही उसके दादाजी की बातें। उसके दादाजी ने कहा था, बेटा तूफान से लड़ने की कोशिश मत करना, उसे अपना दोस्त बना के आगे बढ़ना। नेब तूफान के बीचों बीच पहुंचकर ऐसा ही करता है। वो बोट के सामने के पिलर्स पे आसमान से गिर रही बिजली की शक्ति को सोख कर काफी तेजी के साथ उस तूफान को चीरता हुआ उसके पार निकल जाता है। 300 सालों में पहली बार ये कोई कर पाया दोस्तों। इस तरह नेब ने अपने दादाजी का काम पूरा कर दिया। वो देखता है कि तूफान के इस पार पानी काफी शांत है, काफी सारी जमीन लोगों के रहने लायक बनी हुई है। वो अब टाइटन के अंदर जाता है। नेब को उसके दादाजी ने की दी थी, जिसे उन्होंने काफी पहले चुरा दिया था। इसी की मदद से तूफान को रोका जा सकता है। और इस की को दोस्तों नेब के दादाजी ने एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ था। तो जब वो नेब को ट्रेनिंग दे रहे थे, तब उन्होंने उसको ये की दी और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताया। ये सब चीजें सोचते सोचते नेब शिप में दाखिल हो जाता है, जहाँ एक रिएक्टर अपनी पावर सोर्स के जरिए तूफान चालू रखा हुआ है। उधर मारिया को टोरास अरेस्ट करवा लेता है, क्योंकि मारिया अब खुलकर उसके सामने आ चुकी होती है। उधर 6 यानी कि नेब के दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ नेब टाइटन के अंदर पहुंचकर उस की मदद से रिएक्टर के पावर सोर्स को बंद कर देता है। और ऐसा करते ही तूफान शांत हो जाता है और देखते देखते पूरा आसमान साफ। कई सारे आइलैंड्स के लोग ये देखकर बड़े खुश होते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका हीरो हैमरहेड वापस आ चुका है। जो वो मतलब तब नहीं कर पाया था, उसने अब कर दिया। सब बड़े खुश होते हैं। और जब ये चीज टोरास देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। मारिया उससे कहती है कि तुम फाउंडर्स का सच अब बाहर आ चुका है, खासकर कि तुम्हारा। अब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तूफान के हटते ही टोरास की सच्चाई देखकर उसकी अपनी आर्मी ही उसके विरुद्ध हो जाती है। वो नेब के दादाजी को छोड़ देते हैं और मारिया को भी दोस्तों। उन्हें भी अभी तक टोरास ने अंधेरे में रखा हुआ था और वो ये सारी चीजें देखकर सहन नहीं कर पाते कि इसने हमें धोखे में रखा। टूट पड़ते हैं उस पर। लेकिन दोस्तों टोरास खुद की जान दे देता है नीचे कूदकर, जो देखकर मारिया बड़ी खुश होती है। और ये करने के बाद नेब एक आइलैंड पे जाता है, जहाँ पर लाल ड्रेस में अन्ना उसका इंतजार कर रही होती है। नेब का यह विजन आखिरकार सच हुआ और हैमरहेड के रूप में वो खुद को देख रहा था अपने विजन में। इस विजन और देवी के बारे में मूवी में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ ये जरूर दिखाया गया है कि अन्ना को मारिया ने बचा लिया था। उसे उसने एक अलग आइलैंड पे भेजकर लाइफ एलिमेंट के इस्तेमाल से उसका इलाज किया, जिससे वो एकदम से ठीक हो गई। नेब ने हैमरहेड का ही नहीं बल्कि अन्ना का भी सपना पूरा कर लिया। साथ ही उसने अपने सभी लोगों को आजादी दिलवा दी। वो अन्ना के गले लग जाता है और अब लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अब कोई तूफान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।